नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हमारा जो टॉपिक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की हमने जो पिछली जो क्लास थी उसके अंतर्गत अनुच्छेद 56, 57 और 58 को पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद संख्या 59। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 59। तो देखते हैं अनुच्छेद 59 में क्या बातें हैं। राष्ट्रपति पद की शर्तें। ठीक है, क्या क्या है इनके अंतर्गत? राष्ट्रपति पद की शर्तें, यानी आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ शर्तें रखी गई हैं। आप उन शर्तों को पूरा करें तभी आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे। तो राष्ट्रपति पद की शर्तें जो हैं वो अनुच्छेद संख्या 59 के अंतर्गत आती हैं। देखते हैं कौन कौन सी शर्तें हैं। देखो, पहली शर्त देखते हैं हम। पहली शर्त क्या है? वह संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य ना हो। ये पहली शर्त है कि आप राष्ट्रपति पद के तौर पर खड़े यदि हो रहे हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं, तो आप ना तो संसद के सदस्य होने चाहिए और ना ही किसी विधानमंडल के सदस्य होने चाहिए। यानी कहने की बात यह है, आप ना तो सांसद हो और ना ही विधायक हो। अब देखिए दूसरी बात क्या कही है। दूसरी बात ये कही है कि संसद या विधानमंडल के सदस्य होते हुए भी राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, देखिए बात क्या बताइए कि आप संसद या विधानमंडल के सदस्य हैं तो भी आप राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन बात यह है, आगे समझें आप बात को, कि जिस दिन आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर या राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उस दिन से सदन से आपकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कहने की बात यह है कि मान लीजिए आप किसी संसद के या आप संसद के सदस्य हैं, आप कोई सांसद हैं, या आप विधानमंडल के सदस्य हैं अर्थात आप विधायक हैं, और आप ये कहते हैं मैं तो त्यागपत्र नहीं देने वाला, लेकिन मैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो रहा हूं, और खड़ा हो गया और चुनाव वो जीत गया, और उसने अभी तक भी अपने सदन से या विधायक पद से या सांसद पद से त्यागपत्र नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा, सदन से उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्या कहा हमने कि जो विधानमंडल या संसद का कोई सदस्य था और वो जैसे शपथ ले रहा है राष्ट्रपति की, तो उसकी सदन से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये शर्तें ही तो हैं, ये शर्तें हैं कि पहले हमने क्या कहा है कि वह संसदीय विधानमंडल का सदस्य ना हो। पहली शर्त तो ये है कि भैया पे आप राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं तो आप संसद के सदस्य नहीं होने चाहिए, आप किसी विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, यदि आप संसदीय विधानमंडल के सदस्य हैं तो आप अपना त्यागपत्र दो। यदि आप त्यागपत्र नहीं देते हैं और चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत गए, और जैसे ही आप राष्ट्रपति पद को संभालेंगे, आपकी सदन से सदस्यता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर बात? ठीक है, दूसरी बात देखें। अगली तीसरी बात क्या है वो देखें। यहाँ पे आगे ये कहा है, वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, ये दूसरी बात। तीसरी बात है,
यानी कि वह पागल या क्या नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल तो आप सभी समझते हैं कि पागल हमारे देश के कोई राष्ट्रपति थोड़ी ना बनना है, तो पागल नहीं हो। एक ये लाइन है दिवालिया, अर्थात वो कर्जवान ना हो, वो कर्ज में डूबा हुआ ना हो। यानी कि तीसरी जो शर्त है वो यह है कि वो पागल या दिवालिया ना हो। चौथी बात देखें, वह लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, बात को समझे कि वो किसके पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर ना हो। अब ये लाभ का जो पद है ना, लाभ का पद है, ये अनुच्छेद संख्या 102 व अनुच्छेद संख्या 361 ख के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो लाभ का पद है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद संख्या 102 व अनुच्छेद संख्या 361 ख के अंतर्गत आता है। क्लियर बात। देखो पहली बात तो ये वाली आई, संसदीय विधानमंडल का सदस्य ना हो। दूसरी बात, संसदीय विधानमंडल का सदस्य होते हुए भी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जैसे वो राष्ट्रपति पद को ग्रहण करेगा सदन से उसकी सदस्यता स्वतः रिक्त हो जाएगी। तीसरी बात क्या है, वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, क्लियर है। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वह लाभ के पद पर ना हो, वो लाभ के पद पर ना हो। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि लाभ का पद का सृजन या लाभ का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, 102 व अनुच्छेद संख्या 361 ख के अंतर्गत लाभ का पद आता है। ठीक है, अब आप आगे देखें, जो लाभ का पद है वो 102 व 361 ख के अंतर्गत आता है। अब बात यह है कि लाभ के पद पर कौन कौन नहीं आते। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एक राष्ट्रपति है वो लाभ के पद पर नहीं आता है, दूसरा उपराष्ट्रपति है वो भी लाभ के पद पर नहीं आता, तीसरा आप देखें चलो इधर लिखते हैं ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उनकी मंत्री परिषद तथा राज्यपाल, ये कभी भी लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, यानी लाभ के पद पर कौन कौन नहीं आ रहे, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है। और हम बात करें कि राज्यपाल, जो राज्यपाल हैं वो भी लाभ के पद पर नहीं आते। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बातें कि राष्ट्रपति पद की शर्तें कि वह संसदीय विधानमंडल का सदस्य ना हो, संसदीय विधानमंडल के सदस्य होते हुए भी वह राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसे वो राष्ट्रपति पद को ग्रहण करेंगे उसकी सदन से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीसरी बात, पागल या दिवालिया ना हो। चौथी, यदि हम बात करें वह लाभ के पद पर ना हो, और लाभ का पद अनुच्छेद संख्या 102 व अनुच्छेद संख्या 361 ख के अंतर्गत आता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि लाभ का पद निम्नलिखित में कौन नहीं आता है। तो लाभ के पद पर देखो राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, मंत्री परिषद भी नहीं आती, और हम बात करें राज्यों के राज्यपाल है वो भी मंत्री परिषद की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, क्लियर है। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 59, अभी पढ़ेंगे हम और पढ़ेंगे अनुच्छेद संख्या 61 में और क्या आता है, सॉरी 59 में है ना। ठीक है, तो और देखें यहाँ पे जो अनुच्छेद संख्या 59 है उसमें और क्या आ रहा है। देखिए, तो अनुच्छेद 59 की यदि हम और बात करें तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक आवश्यक हैं। क्लियर। देखो बहुत सीधा सा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर या राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदकों की आवश्यकता होती है।
तो 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। क्लियर बात इतनी भी। दूसरा देखें, आप अगली बात देखें, ठीक है, आगे की बात देखें। राष्ट्रपति उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र किसको सौंपता है? तो आप बताएं किसको सौंपता है? लोकसभा सचिव को भरता है या जमा कराता है ना, ठीक है। देखें आप, है ना। तो देखो अच्छा क्वेश्चन निकल गया ये भी कि राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है वो अपना जो नामांकन पत्र भरता है। भाई नामांकन पत्र तो भरते हैं ना, आपने देखा होगा सरपंच है वो भी अपना नामांकन पत्र भरता है, चाहे एक पंच क्यों ना हो वो भी अपना नामांकन पत्र भरता है। तो राष्ट्रपति भी तो अपना नामांकन पत्र भरता है। तो राष्ट्रपति अपना नामांकन पत्र जो भरता है वो किसको सौंपता है? तो किसकी बात आई है यहाँ पर? लोकसभा महासचिव की बात आई है, ठीक है। किसकी बात आई है? लोकसभा महासचिव की, ठीक है। क्लियर हुई बात इतनी भी। देखो दो बातें हुई, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए प्रस्तावक कितने 50, अनुमोदक कितने 50। राष्ट्रपति उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र किसे भरता है? लोकसभा महासचिव को भरता है। अच्छा ठीक है, जमानत राशि बताओ आप। जमानत राशि, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है वो जमानत राशि कितनी जमा कराता है? तो ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए, आप जवाब दे सकते हैं। कितनी जमा कराता है? 15,000 रुपये। यानी राष्ट्रपति उम्मीदवार अपनी जो जमानत राशि जमा कराता है, कितनी कराता है? 15,000 रुपये। किसको जमा कराता है? दे जवाब। मिल गया जवाब अब आपको, है ना। किसको जमा कराता है? आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को। यानी जमा कराता है। कितनी राशि जमा करा रहा है यहाँ पर? 15,000 रुपये जमा करा रहा है, ठीक है। दो बातें क्लियर हुई। यानी जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये। किसको जमा कराता है? आरबीआई को जमा कराता है। नामांकन पत्र किसको भरता है? लोकसभा महासचिव को भरता है। अच्छा तीसरी एक बात और देखें, जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों तक चलती है? तो कितने दिनों तक चल रही है ये? 14 दिन तक, ठीक है। यानी चुनाव प्रक्रिया, चुनाव के जो प्रचार प्रसार का जो समय होता है वो कितने दिन का होता है? 14 दिन का होता है। क्लियर हुई बातें। देखें, यदि कोई उम्मीदवार अपने कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई उम्मीदवार है, राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार है और उसने यदि कुल वेद मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं किया तो जो उसने जमानत राशि जमा कराई थी 15,000 रुपये आरबीआई को, वो उसकी जब्त कर ली जाती है, ठीक है। क्लियर है सभी बातें कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र किसको जमा कराता है? लोकसभा महासचिव को जमा कराता है। जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये होती है। कहाँ पर जमा होती है? आरबीआई में जमा होती है। चुनाव की प्रक्रिया कितने दिन होती है? 14 दिन तक होती है। यदि कोई राष्ट्रपति पद का कोई उम्मीदवार अपने कुल वेद मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अगला एक अनुच्छेद पढ़ेंगे छोटा सा, है ना। बड़ा अच्छी बातें हैं। देखो हमने किसी प्रकार की कोई भी बातें नहीं छोड़ी अनुच्छेद 59 में, जो कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल द इंजीनियर्स क्लास के साथ बने रहें, आपको वो मैटर मिलेगा जो अच्छी जगह पर आप बहुत सारी 10 किताबों को पढ़ करके नहीं इकट्ठा करेंगे। वो सबको हमने पढ़ा है और आपके सामने लेकर के नहीं आए, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अनुच्छेद संख्या
60, अनुच्छेद संख्या 60। तो 60 को यदि हम देखते हैं तो राष्ट्रपति पद की शपथ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अक्सर एग्जामों में आता है, सभी तरीके से एग्जाम आता है, ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राष्ट्रपति पद की जो शपथ है उसका उल्लेख अनुच्छेद संख्या 60 में किया गया है। अब एग्जामिनर का बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है ये, और सीधा से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार या राष्ट्रपति अपने जो शपथ ग्रहण करता है वो किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो ध्यान दें, राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पद ग्रहण करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन रहा है कि राष्ट्रपति अपनी शपथ किसके समक्ष ग्रहण करता है या किसके समक्ष लेता है। तो राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ग्रहण करता है। अब कई बार ये होता है, कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो हम क्या कहें, क्या जवाब दें। कोई नहीं, आप ऐसे रहें कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित है तो कोई ज्येष्ठतम न्यायाधीश तो होगा ना। अब आपका जवाब ये हो सर ज्येष्ठतम न्यायाधीश भी ना हो तो फिर क्या करें, अरे उसके वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में फिर कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। लेकिन निश्चित है रहेगा कौन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही उसको शपथ दिलाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज की जो हमारी क्लास है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएंगे वो अनुच्छेद संख्या 61 और 62, यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया हमने 56 में पढ़ी थी, अब उस प्रक्रिया को पढ़ेंगे। वहां पर तो केवल हमने हटाने की बातें की थी, जो हमारी आगे आने वाली वीडियो है, नेक्स्ट जो कल की क्लास रहेगी उसमें हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।